वेल गाइस, दिस इज चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम लोग लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह अमेरिका को एक्सप्लोर किया गया, किस तरह इसमें अमेरिका का जो स्टार्टअप था वो छोटी छोटी कॉलोनी से हुआ, एंड हाउ अमेरिकन रेवोल्यूशन कम इनटू द अमेरिका। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हमें ये जानना जरूरी है कि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, इसकी डिस्कवरीज के पीछे बेसिस क्या थी। तो ये है कि फर्स्ट अमेरिकन ट्रेवल्स फ्रॉम एशिया क्रॉस the Bering Strait into North America and over many generations down to South America। जो फर्स्ट अमेरिकन थे उन्होंने पूरे एशिया में नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की तरफ जनरेशन वाइज मींस ये जनरल छोटी छोटी जनरेशन्स में इन्होंने ग्रो किया और मूव किया। और वही लोग थे, उनको नेटिव अमेरिकन कहा गया क्योंकि ये जनरेशन वाइज वहां पर वेरी कर रहे थे। दे स्टेब्लिश एक्सटेंसिव ट्राइबल कल्चर एंड सेवरल एडवांस सिविलाइजेशन। ये यहाँ से बहुत सारे कल्चर्स और सिविलाइजेशंस जो हैं वो यहाँ से निकली हैं। वो 14th सेंचुरी में एक्सप्लोरर फ्रॉम यूरोप सर्च फॉर अ सी रूट टू एशिया। दे डिड कुड ट्रेड फॉर एशिया गोल्ड एंड स्पाइसेस। ट्रेडिंग के लिए जाने वाले लोग 14th सेंचुरी में जो एक्सप्लोरर भी थे उन्होंने ट्रेवल किया राउंड द अफ्रीका। और 1492 में मीन्स इन द लास्ट एंड ऑफ द सेंचुरी और 14th सेंचुरी क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन को कन्विंस किया कि उसका एक ट्रिप जो है उसको फाइनेंस किया जाए ओवर अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। जब स्पेन ने उसके ट्रिप को फाइनेंस कर दिया तब वो व्हेन ही रीच द लैंड ही थॉट ही फाउंड इंडिया। अच्छा, ये जो जिनसे कोलंबस फर्स्ट टाइम मिला वो बेसिकली नेटिव अमेरिकन ही थे, लेकिन उसे लगा कि ये इंडियंस हैं। और उसके बाद जो एक्सप्लोरर गए उन्हें रियलाइज हुआ कि ये इंडियंस नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड है जो कोलंबस ने एक्सप्लोर की है। और उसके बाद जो है बहुत सारी यूरोपियन नेशन जो थी वहां पर कॉलोनीज की सूरत में सेटल स्टेब्लिश होना शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी लाइफ तो थी ना, छोटी छोटी ट्राइब्स की सूरत में, छोटी छोटी कॉलोनीज की सूरत में ऑलरेडी लाइफ थी। और देन यूरोपियंस को जब पता चला कि यहाँ पर भी लाइफ मौजूद है तो उन्होंने भी वहां पर छोटी छोटी कॉलोनीज को स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। जो फर्स्ट एक्सप्लोरर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर वैल्यूएबल रिसोर्सेज को सर्च किया। और लेकिन इस दौरान यहाँ पर ये हुआ कि उन कॉलोनीज में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या हो गई थी कि नेटिव अमेरिकन को वहां पर एक डिजीज, एक आप कह सकते हैं कि वहां पर किसी वायरल डिजीज की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो गई। और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें बाय फोर्स जो है दूसरी लैंड्स पर दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये तो था 14th सेंचुरी का। अब 15th सेंचुरी में क्या हुआ, 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी यूरोपियन नेशन इंक्लूड स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड एंड नीदरलैंड स्टेब्लिश सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए, इट्स मीन्स दैट यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जो भी सेटलमेंट पहले आती है नॉर्थ अमेरिका की तरफ आती है। इट्स मीन्स दैट नॉर्थ अमेरिका इज मोर अ साउंड लैंड रेदर देन साउथ अमेरिका। तो जो है इन कंट्रीज से नॉर्थ अमेरिका में 15 और 16 सेंचुरी में अगेन सेटलमेंट्स होनी शुरू हो गई। सेटलमेंट्स और सेटलमेंट्स ने क्या किया कि स्टेब्लिश पावर को गेन करने के लिए उन्होंने वहां पर परमानेंट रेजिडेंस जो है वो बनानी शुरू कर दी। और फर्स्ट परमानेंट रेजिडेंस जो थी वो जेम्स टाउन में हुई थी। और वर्जीनिया इन 1607 एंड 1620 पिलग्रिम सेल टू अमेरिका अब्रॉड। और जो सेकंड एस्टेब्लिश कॉलोनी थी वो मैचेस्टो में बनी थी। और मैचेस्टो में बनी थी बिगनिंग अबाउट 1867।
तो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेब्लिश कॉलोनी की और सेकंड एस्टेब्लिश कॉलोनी की, जो कि मैचेस्टर में हुई थी। और आफ्टर दैट ये जो अर्ली सेवेंटीज में इन कॉलोनीज ने रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दिया, जब इंग्लैंड ने डिफीट किया फ्रांस को इन फ्रेंच एंड इंडियन वॉर में। इंग्लैंड एक्वायर्ड मैनी ऑफ फ्रांसिस अमेरिकन कॉलोनीज। After war, England sought to regain more control the 13 colonies. It means that कि जो उस वक्त जो फ्रेंच कंट्रोल था कॉलोनीज के ऊपर, जो है कन्वर्ट हो गया इंग्लैंड कंट्रोल में। It also sought to recover economically from the debts caused by costly war. New British taxes and policies troubled the colonists. अब क्या हुआ था, क्योंकि वार की वजह से इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई। इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए टैक्स सिस्टम स्टेब्लिश किया गया, नई पॉलिसीज बनाई गई, और ये टैक्स जो है डेफिनेटली क्लोनिस्ट को देना पड़ता था। और उस वक्त क्लोनिज में वही हाल था जो इस वक्त पाकिस्तान में है, मतलब सांस लेने का भी टैक्स देना पड़ता है। और इट वाज और उसके बाद ये हुआ कि दैट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सीम इनवाइटेबल आफ्टर अ सीरीज ऑफ skirmishes। ये छोटे छोटे क्लैशेस, या आप कह सकते हैं कि टीनी वॉर्स टाइप छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी। उसके बाद जो हुआ था वो कन्वेंशनल कांग्रेस असाइंड जॉर्ज वाशिंगटन टू लीड कॉन्टिनेंटल आर्मी and ordered publication of Declaration of Independence on July 4, 1776। अब ये हुआ कि टैक्स सिस्टम के बाद जॉर्ज वाशिंगटन ने जो है वहाँ पर लीड किया, और लीड करने के बाद इन्होंने जो अपना ऑर्डर दिया था, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑर्डर दिया कि ये जो अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। और उसके बाद जनाब आपके पास डिस्पाइट द superiority of well-trained force, the America had the advantage of defending their own land and eventually forged fighting force with strong military leaders। हालांकि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर्स हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन लास्टेड अंटिल द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश एट यॉर्कटाउन 1781 एंड 1783। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन के एंड होने की बात की गई है, लेकिन उसके स्टार्टअप की बात कहीं पर नहीं की गई। लेकिन ये यहाँ पर जब टैक्स सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया था, कॉलोनीज को जब फिक्स किया गया कि वो नई पॉलिसीज को फॉलो करें, टैक्सेस को पे करें, तो उस वक्त उन लोगों ने अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के। और ये जो उनका वो उनका जो एक था, एक उनकी जो इख्तलाफ था गवर्नमेंट के साथ, वो इख्तलाफ वो गवर्नमेंट सॉरी अमेरिकन रेवोल्यूशन की सूरत में सामने आया। और अमेरिकन रेवोल्यूशन और उसके बाद ये सीरीज ऑफ स्क्रिम्शेस हुई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही। और ये कब खत्म हुई, जब सरेंडर ऑफ ब्रिटिश एट यॉर्कटाउन in 1781 and in 1783 the final treaty of end the war resulted the recognition of American independence। और ये वहां पर खत्म हुई जब अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया गया। और न्यू नेशन जो थी वो डेफिनेटली वो वीक थी। नेशनल गवर्नमेंट थ्रू द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, द फर्स्ट एफर्ट अपनी वीक नेशन को ग्रो करने के लिए जो फर्स्ट एफर्ट की गई वो थी लूज कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट विथ स्ट्रॉन्ग लोकल कंट्रोल। उनके पास सिर्फ यही एक पहला रास्ता बचा था कि हम लोग सबसे पहला स्टेप ये लेंगे अपनी जो जनरेशन को ग्रो करने का, कि हम लोकली पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बाहर तो बाद में जाएंगे। पहले अंदर की जो छोटी छोटी कॉलोनीज हैं उनको एक कॉलोनीज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसका एक स्टेट बनाएंगे और उसको
जो है वो सेंट्रलाइज करेंगे। डेफिनेटली वो क्या था, वो छोटे छोटे पार्ट थे डिफरेंट सेपरेट बने हुए, उन कॉलोनीज को उन्होंने सेंट्रलाइज किया। और सेंट्रलाइज करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ दिस गवर्नमेंट वर्ड स्टेब्लिश इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको एक गवर्नमेंट के नीचे इकट्ठा किया थ्रू द प्रिंसिपल्स। और उन प्रिंसिपल्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया, जिसको 1788 में रेटिफाई कर लिया गया कि ये जो है ये कानून जो बना है ये सारी कॉलोनीज पर एक जैसा लागू होगा। टू काउंटर फियर ऑफ ओवर पावरफुल गवर्नमेंट, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये तो बहुत बात की बात है कि पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स थे। ये जो सबसे पहले हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया था, जिसको रेटिफाई किया गया था 1788 में, इसमें सिर्फ जो है वो 7 आर्टिकल्स थे। और देन और उन 7 आर्टिकल्स में क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट के जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स पब्लिक, सिर्फ वही थे। फिर उसको बाद में ये हम आगे जाके इसको बड़ी डिटेल से ये टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरह से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल ऑफ राइट्स में कन्वर्ट किया गया, जब उसमें पब्लिक के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर दिए गए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको जो है बिल ऑफ राइट्स का नाम दे दिया गया। और बिल ऑफ राइट्स में जो है पब्लिक का फ्रीडम ऐड किया गया था, पब्लिक को इंडिविजुअली फ्रीडम्स दिए गए, पब्लिक को स्पीच फ्रीडम दिया गया, पब्लिक को असेंबली फ्रीडम दिया गया। तो यहाँ पे जनाब हमारा अमेरिका जो था इन्वेंट हो गया, मतलब अमेरिका को एज इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया गया। और इसके अलावा ये कि अमेरिका का रूल भी बन गया, अमेरिका के प्रिंसिपल्स भी बन गए, और इन प्रिंसिपल्स में अमेंडमेंट भी हो गई। ये हमारा फर्स्ट लेसन था। और अगर आप इसके साथ अटैच ये प्रैक्टिस की तरफ देखें, तो यहाँ पर एक आपको मैप नजर आएगा, मैप के साथ आपको ये की भी नजर आएगी। की के साथ आपने ये देखें, ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेज दैट वर्ड फिल द ब्लैंक। चले आप मुझे ये बताइएगा, क्वेश्चन आप पहले मैप को एक दफा गौर से देखिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा जनाब मैप, यूरोपियन कॉलोनियल सेटलमेंट्स। और यहाँ पर आप देखें डच जो है, इंग्लिश ये सोसाइटी है, फ्रेंच ये ब्लैक वाली है, और ये टेढ़ी लाइन वाली जो है स्पेनिश है, ये स्पेनिश है ये। और स्वीडिश भी है यहाँ पे, स्वीडिश ये है, ये स्वीडिश है। बस अब यहाँ पर हमारा पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चूज द करेक्ट फ्रेज दैट फिल द ब्लैंक। Based on the map had the southernmost colony is 1650। मैप की बेस पर हमें साउदर्न मोस्ट कॉलोनी बतानी है कि साउदर्न मोस्ट कॉलोनी कौन सी है 1650 में। ये मैप ही 1650 का है, तो इसका मतलब है हमने ये देखना है कि साउदर्न मोस्ट कॉलोनी कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है द डच, इंग्लिश, स्पेनिश एंड स्वीडिश। अलिशबा कौन सी है, शान से आप भी बताएं। मैप दिखाऊं, मैप मैप से देखें साउदर्न मोस्ट कॉलोनी कौन सी है। मैम आई थिंक सो स्पेनिश। इंग्लिश स्पेनिश है। स्पेनिश। साउथ के एरिया में से स्पेनिश ही आ रहा है। मोस्ट साउदर्न कॉलोनी, ओके, व्हाट यू से अलिशबा। हम स्पेनिश ही है। स्पेनिश, सच में? हाँ ना, सच में स्पेनिश ही है। यस, यू गाइज आर राइट, इट्स मीन्स दैट कि आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया है। चलें जी, ये तो चले सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आई फील गुड के आपको एक्सरसाइज में इंटरेस्ट मतलब समझ आ रही है एक्सरसाइज की। ओ माय गॉड, हमारे साथ तो सबीन भी थी, मैंने उनसे नहीं पूछा। चलें सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज सपोर्टेड बाय मैप।
इन हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमने ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है हमारे मैप को सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट वन इज बी। बाय North America, 1650, Spain had conquered most of North America, established several colonies in New World. Dutch established French colonies extend. अलिशबा, कभी भी ऐसा नहीं करते, सारी ऑप्शंस पढ़े बगैर कभी भी आंसर नहीं देते बेटा। क्या बता, डी वाला सही हो, है ना? आपने ऑप्शन डी पढ़ा? नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ा था, सॉरी। तो अभी आप बताएं कि आपको लगता है कि ऑप्शन डी ठीक है? शान से आपको क्या लग रहा है? और सबीन, आपको मैम, कौन से मैं अभी ऑप्शन भी लग बी रहे के हैं? साथ ही हूँ। हम्म। मैं अभी भी बी के साथ ही हूँ। अभी भी बी के मैम साथ है? मेरा भी जवाब बी के साथ ही है, इंग्लिश के ज्यादा है। हाँ, ओके। यस। क्योंकि मिस मास्टर सबीन, वर्किंग। मिस सबीन आप बताइए प्लीज। आर यू लिसनिंग? चले, लेट्स सी। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कि बी ऑप्शन इज राइट एंड नॉट। जानना है सही आंसर? जी जी मिस। डू यू वांट टू नो? यस यस। मिस। yes, of course, B is the right option. I knew that. बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने लेसन के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि इंग्लिश जो क्लोनीज थी वो इंग्लिश क्लोनीज थी। तो स्पेनिश उसके बाद में आई थी, उसके बाद इंग्लैंड ने कॉन्क्वेर किया था, और डच का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है। सो दैट इंग्लिश जो है वो न्यू वर्ड, जब न्यू वर्ड इन्वेंट हुआ था, जब सेकंड एक्सप्लोरर ने, कोलंबस के बाद वाले एक्सप्लोरर ने जब आके देखा तो उन्होंने यही बताया था कि हमने एक न्यू इंग्लिश वर्ड जो है, एक न्यू वर्ड जो है वो, सॉरी, क्लोनीज तो इंग्लिश ही थी, लेकिन उन्होंने बताया था हमने न्यू वर्ड जो है वो एक्सप्लोर किया है। उसमें नॉर्थ अमेरिका की या इसकी कोई बात नहीं हुई थी कि नॉर्थ अमेरिका में न्यू वर्ड एक्सप्लोर किया है या बोस्टन और जेम्सटाउन में किया है, लेकिन जस्ट न्यू वर्ड की बात हुई थी। तो जनाब, आज आज का हमारा लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम सिविल वॉर देखेंगे और सिविल वॉर के साथ आफ्टर सिविल वॉर रिकंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे। लेसन के स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी ऑफ साउथ वाज बेस्ड ऑन स्लेवरी, क्योंकि आपको हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा कि जो भी कॉलोनीज थी, जो भी स्टेब्लिशमेंट थी, वो नॉर्थ अमेरिका में होती थी। इट्स मीन्स दैट कि नॉर्थ अमेरिका के जो लोग थे वो ऑलमोस्ट फ्री थे, मतलब वो आजाद थे। और जो थे साउथ अमेरिका में, सिर्फ वही लोग जाते थे जो मीन्स, एक्चुअली साउथ अमेरिका में पता है कौन से लोग थे? जो जब वहां पर डिजीज वायरल हुई थी और वहां से लोगों को हटाकर साउथ में ले जाया गया था, तो वहां पर लोगों ने जो लोगों को बाय फोर्स अपने साथ लेके आए थे, वहां लोगों को स्लेव बना लिया। और वहां पर ज्यादातर, क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो बेस करती थी एग्रीकल्चर पर, और वो वहां पर मैन पावर, एग्रीकल्चर इनका जो है ना, मींस जो इनका क्रॉप है, वो आई थिंक इनका जो क्रॉप है उसमें मैन पावर की, मतलब लोगों के काम करने की बहुत जरूरत होती है। उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया और वहां पर उनको फील्ड्स में उन पर उनसे काम करवाया। कॉन्फ्लिक्ट वहां पर हुआ जब इन्होंने सोचा। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट क्या आया और उसे कैसे जो है वो सॉर्ट आउट किया गया। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह नॉर्थ अमेरिका ने साउथ अमेरिका से वॉर को वॉन किया, और फिर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्ड कैसे हुआ अमेरिका।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्ली ऑन हिस्ट्री में हम जानते हैं कि साउथ और नॉर्थ जो थे दोनों इकोनॉमिकली डाइवर्स थे, डेवलप अ वेरिड इकोनॉमी दैट इंक्लूडेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एज वेल एज एग्रीकल्चर. स्लेव्स Slavery had been legal throughout the north during the colonial period. Slavery जो थी वो लीगली colonial period से ही जो है वो चली आ रही है. However, the early 80s it was abolished in North state. Women immigrants as well as men provided labor for growing economy in the north. साउदर्न इकोनॉमी वाज बेस्ड लार्जली ऑन एग्रीकल्चर. यहाँ पर हमने सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका को यानी नॉर्थ की इकोनॉमी को डिस्कस किया है कि नॉर्थ की इकोनॉमी ने कैसे डेवलप किया है. जहाँ पर जो है कॉलोनियल पीरियड से ही वो लीगल थी, स्लेवरी को लीगल करार दिया गया था और 80s में जो थी उसको खत्म कर दिया गया और तमाम लोग जो थे वुमेन इमिग्रेंट्स और सारे लोग जो थे वो इकोनॉमी में एज लेबर जो है वो काम कर रहे थे. अब साउथ की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस करती है और 80s में वन मेजर और इनका जो मेजर क्रॉप मैं आपको बता रही थी ना कि वहां पर साउथ में जो है इनका मेजर क्रॉप कॉटन था. कॉटन में ये होता था कि कॉटन में आपको बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायर होती है. साउदर्न फार्मर केम टू डिपेंड मोर एंड मोर ऑन स्लेव्स टू डू वर्क. लोगों को इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम करने की जरूरत थी और ये क्या करते थे कि ये लोगों को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो है अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्लेवरी में ऐड करते चले जाते थे. एज द यूनाइटेड स्टेट एक्सपेंडिंग ड्यूरिंग द अर्ली 80s, the southern and north and south worked maintain a balanced power. जब अमेरिका ने खुद को एक्सपेंड करना शुरू किया यूएस ने, तो इन्होंने सोचा कि हम नॉर्थ एंड साउथ में पावर को बैलेंस कर देते हैं. बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक गुलाम और एक आजाद यानी एक नॉर्थर्न पर्सन और एक साउथर्न पर्सन को ऐड करके इनको पेयर किया और इनको पेयर करने के बाद इन्होंने इनको अपनी जो है वो उसमें यूज किया. और लेकिन उसमें ये हुआ कि इसमें एक्चुअली जो फ्री थे ना, जो आजाद लोग थे उनको वेजेस भी मिलते थे और उनको जो है वो दूसरी जो है वो सहूलियात भी मिलती थी. लेकिन जो स्लेव्स थे उनको सिर्फ खाना पीना और रहाइश मिला हुआ था. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कि उनको इतना कुछ क्यों और हमें इतना कुछ क्यों नहीं. और इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो है दोनों में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में कांसास में एक वार मतलब हो गई. ये नॉर्थ और साउथ की वार थी और उसमें जो है वोटर्स तक ने फ्रॉड किया. मीन्स ये वार जो थी उसकी बेस ये थी कि वोटिंग की गई और वोटिंग में फ्रॉड हुआ, इलेक्शन खराब हो गए और वॉर जो है और ये छोटा सा झगड़ा जो है ये वायलेंट होता गया जो कि वार की सूरत इख्तियार कर गया. और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत फ्रैक्चर्ड हो गई स्लेवरी इश्यूज के ऊपर और जो है सारे कैंडिडेट्स थे वो भाग गए. पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो गया. उस वक्त इनमें एक शख्स उठा जिसका नाम ये आप याद रखिएगा कि हम सेकंड फेमस पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं, इब्राहम लिंकन से. इब्राहम लिंकन ने कहा कि वो एक जो है वो एक उन्होंने प्रॉमिस किया लोगों से कि वो स्लेवरी को खत्म कर देंगे. इस वॉर में वो उठे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो स्लेवरी को खत्म कर देंगे. उन्होंने अपनी एक जो है वो फोर्स बनाई जिसको उन्होंने कॉन्फेडरेसी का नाम दिया. एंड बाय अप्रैल 1861 द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड द यूनियन एंड द कॉन्फेडरेसी वर एट वॉर. बेसिकली इब्राहम लिंकन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स जिसको यूनियन कहा जाता था उसकी आर्मी को लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ जो वॉर थी जो इन सब के खिलाफ थी फोर्स वो कॉन्फेडरेसी, उस फोर्स को कॉन्फेडरेसी का नाम दिया गया. अब लड़ाई किसमें थी, वो यूनियंस में और कॉन्फेडरेसी में थी. शुरू में तो ये लग रहा था कि कॉन्फेडरेसी जीत रही है लेकिन क्योंकि उनके पास वेल ट्रेन मिलिट्री लीडर्स थे, सोल्जर थे और उनके पास जो है मतलब
हार्ड फाइट करने की वो पावर भी मौजूद थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी लाइफ में बहुत टफ चीजें देखी हुई थी। तो उनके लिए किसी जंग में लड़ना जो है, उन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी हुई थी, तो ये जंग लड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन 1863 में कॉन्फेडरेसी ने वेयर डाउन करना शुरू कर दिया, और इनके पास यूनिफॉर्म्स की कमी हो गई, सप्लाई ऑफ फूड कम हो गया, और इवन दैट के सोल्जर्स के पास ही शॉर्टेज नहीं हुआ फूड और क्लॉथ्स और रेजिडेंस का, सिविलियंस के पास भी ये हो गया। और फिर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब देखें, 1863 में वेयर डाउन हुआ, और 1865 में जाके जो कॉन्फेडरेसी का जनरल था, जनरल रॉबर्ट ई ली, उसने सरेंडर कर दिया यूनियन के जनरल को, जिनका नाम यूलाइसिस एस ग्रांट था। और तब जाके सिविल वॉर एंड हो गई। और फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर फेडरल ट्रूप्स ओवरसा द रीबिल्डिंग ऑफ साउथ। अब साउथ के रीबिल्डिंग की क्यों जरूरत थी? क्योंकि ये जो सारी ऊपर जंग लड़ी गई थी, ये सारी साउथ में लड़ी गई थी। और कॉन्फेडरेसी, क्योंकि जो कॉन्फेडरेसी फोर्स थी वो साउथ की तरफ थी, और जो यूनियन फोर्स थी वो नॉर्थ की तरफ थी। इन दोनों में लड़ाई होती रही, और एटलीस्ट जो है जनरल रॉबर्ट ई ली के सरेंडर करने पे ये वॉर खत्म हो गई। और नेक्स्ट 12 ईयर्स यानी 12 साल लगे साउथ को रीबिल्ड करने में, और इस पीरियड को रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया गया। और इस रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या रीबिल्ड किया गया? स्कूल्स बनाए गए, और जो गुलाम थे उन्हें आजाद कर दिया गया, क्रॉपिंग शेयर की गई, ब्लैक फार्मर्स इन स्लेव इकोनॉमिकली सून बिकम बीइंग व्हाइट वाज बिकम। अच्छा, अब क्या हुआ कि लोग जो है ब्लैक पीपल्स, उनको फार्मर्स, मतलब उनको इकोनॉमिकली जो है उन्हें फार्मरशिप दी गई, उनको एग्रीकल्चर की तरफ धकेल दिया गया, और वाइट पीपल जो थे वो इकोनॉमी की तरफ आ गए, यानी वो पावर में आ गए। खैर, ओवरऑल इन शॉर्ट ये कि सिविल वॉर से स्लेवरी तो खत्म हो गई, लेकिन रेसिज्म खत्म नहीं हुई। काले और गोरे का फर्क जूंगा तू वहीं पे रह गया। तो ये जो थे, ये यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जो एक स्लेवरी कैसे खत्म हुई, और रेसिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया, वो सिविल वॉर के बाद आया, जब सारे वाइट पीपल्स को जो है वो गवर्नमेंट पावर दे दी गई, और सारे ब्लैक पीपल को जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ धकेल दिया गया, उन्हें जो है वो वर्किंग कम्युनिटी की तरफ ब्लैक पीपल्स को धक्का दे दिया गया। तो ये जनाब यहाँ पर हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। हमने आज सेकंड 2 ही लेसन्स करने हैं, और ये इसके साथ भी इसकी प्रैक्टिस से अटैच है। माइंड में रखिएगा, इसकी जो प्रैक्टिस है ना, ये किसी स्टूडेंट का, एक्चुअली मुझसे ये लेसन मिस हो गया था, तो मैंने किसी स्टूडेंट का ये ऐड किया हुआ है। आप प्लीज इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई 2 क्वेश्चन गलत है। तो आपने जो है इसको सही से टिक करके मुझे शेयर करना है। अलिशबा और शानजे और सबीन, आप जानते हैं कि आपने मुझे कैसे प्रैक्टिस शेयर करनी है। प्लीज मैं आपको ग्रुप में दोनों लेसन शेयर कर दूंगी, प्रैक्टिस सॉल्व करके मुझे आंसर की शेयर कीजिएगा, ताकि मैं स्कोर कर दूं। और कल सैटरडे है अलिशबा, कल तो हमारी क्लास नहीं होगी, अब इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे। ओके मिस, खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और शान से, आपकी कल क्लास है, आपको कल आपकी कल आरटीएलए की क्लास होगी, लेकिन सोशल स्टडीज को हम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मिस सबीन भी आपके साथ। मैम आरटी वाले की क्लास कितने की टाइमिंग क्या होगी? आपकी 9:30 हो। ओके मैम। थैंक ओके। यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह बाय। हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज।